नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर है। अजीत पवार के विभागों पर एनसीपी ने दावा ठोका है। कई बड़े नेता सीएम फडणवीस से मिलने के लिए पहुंचे हैं। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल मिलने के लिए पहुंचे हैं। अजीत पवार के विभाग एनसीपी को दिए जाने की गुजारिश करेंगे। फडणवीस को मांग वाली चिट्ठी सौंपेंगे। एनसीपी के नेता अजीत पवार के पास खेल, राज्य उत्पादन शुल्क और वित्त विभाग थे। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि अजीत पवार की हादसे में मौत के बाद अब सवाल एनसीपी के भविष्य पर खड़ा हो गया है कि आखिरकार अब एनसीपी का भविष्य क्या होगा और कौन एनसीपी का राजनीतिक वारिस होगा। इसको लेकर अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि एनसीपी के कई नेता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं और जो विभाग अजीत पवार के पास थे उन विभागों पर उन्होंने अपना दावा ठोका है। कई बड़े नेता फडणवीस से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि एक एनसीपी अजीत पवार के लिए एक बहुत बड़ा, ये कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि इस वक्त उनके लिए अब ये विश्वास कर पाना मुश्किल है कि उनके नेता उनके बीच नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल तौर पर कहा जाता है कि चीज़ें तो चलती ही रहती हैं और जीवन है जैसे भी चलता ही रहेगा। तो अगर हम राजनीतिक विरासत की बात करें तो अब उसको कौन संभालेगा, अजीत पवार की राजनीतिक विरासत को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बड़े नेता जो हैं सीएम फडणवीस से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि उनकी पत्नी सुनेत्रा जो हैं वो अगली डेप्यूटी सीएम हो सकती हैं। और अब आपको बताते हैं कि अजीत पवार के पास कौन कौन से विभाग थे। वित्त मंत्रालय उनके पास था, खेल उत्पाद शुल्क उनके पास था, युवा कल्याण अल्पसंख्यक विकास उनके पास था। तो ये तमाम विभाग हैं जो अजीत पवार के पास थे, जिन पर अब एनसीपी अपना दावा ठोक रही है। सवाल यही बरकरार है कि अजीत दादा का जो राजनीतिक वारिस है वो कौन होगा, क्योंकि उनके दोनों बेटे, उनकी पत्नी या फिर जो पार्टी में एक बड़ा कद रखने वाले नेता हैं वो होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे साथ महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, विजय चोरमारे। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय चोरमारे जी। बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिरकार राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा अजीत पवार की। आपको क्या लगता है, अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें कितना दम देखते हैं? देखिए, अजीत पवार की राजनीति की विरासत कौन संभालेगा, इसका जवाब मिलने के लिए कुछ देर रुकना पड़ेगा। मगर जो इमरजेंसी की जो अरेंजमेंट है, वो इमरजेंसी अरेंजमेंट के लिए सुनेत्रा पवार का नाम सामने आया है। सुनेत्रा पवार राजनीति में सक्रिय है और सुनेत्रा पवार अब राज्यसभा की एमपी है। इसीलिए कल से उनका नाम सामने आ रहा है और उनके नाम के सारी पार्टी का समर्थन ही मिल रहा है। क्योंकि इस वक्त ऐसा है कि अगर पार्टी के दूसरे कोई पार्टी में जो बड़े नेता माने जाते हैं उसमें तो सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ये दो बड़े नेता है। मगर सुनील तटकरे जो पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष है वो लोकसभा के मेंबर है और दूसरे प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा के मेंबर है। दोनों लेजिस्लेचर पार्टी के मेंबर नहीं है। इसलिए लेजिस्लेचर पार्टी में जो बड़े नाम आते हैं उसमें छगन भुजबल एक बहुत बड़ा नाम है। मगर दूसरे कोई नेता का नाम सामने आया तो पार्टी में फूट जो पड़ सकते हैं, पार्टी टूट सकते हैं भविष्य में। ये धोखा, ये रिस्क अब पार्टी नहीं लेना चाहती। इसलिए इस इमोशनल घड़ी में सुनेत्रा पवार का नाम सामने लाने से, इस इमोशनल दंगे से सारी पार्टी एक इकट्ठा बंदी रह सकते हैं। इसलिए सुनेत्रा पवार का नाम सामने आप कह रहे हैं, क्योंकि इससे एक जो राजनीतिक कलह है, जो एक अंदरूनी कलह है, उसके बाहर आने की संभावना हो जाती है। चाहे आप छगन भुजबल की बात कर लें, प्रफुल्ल पटेल की बात कर लें, बड़ा कद तो है इन नेताओं का, लेकिन अगर इनमें से किसी को आगे किया जाता है तो फिर जो पार्टी में फूट वाली बात आती है वो भी सामने आती है। तो कहीं ना कहीं इससे बचने की कोशिश हो रही है, इसीलिए परिवार के किसी शख्स का नाम आगे आ रहा है, जैसे कि उनकी पत्नी।
सुनेत्रा पवार। सही है, क्योंकि सुनेत्रा जी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में है और राज्यसभा की एमपी है, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस और देखिए, इस सामने पार्टी के सामने सबसे पहली चुनौती है पार्टी का विधानमंडल का नेता चुनना, यानी लेजिस्लेचर पार्टी का नेता चुनना जो उप मुख्यमंत्री बन सकता है। लेजिस्लेटर पार्टी का नेता उप मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरी बात, इसमें अजीत पवार के पास इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, राज्य उत्पादन शुल्क डिपार्टमेंट था, और एक जो उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया था वो खेल मंत्रालय उनके पास था। ये बाकी दो मंत्रालय उनकी पार्टी के पास रह सकते हैं, मगर फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार की पार्टी के पास अभी नहीं रह सकती, क्योंकि ये जो मंत्रालय है, अर्थ मंत्रालय सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार के आग्रह से उनको दिया गया था, और उनके उसमें उनकी मास्टरी थी। अब देवेंद्र फडणवीस फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार की पार्टी को नहीं दे सकते, अर्थ मंत्रालय वो अपने खुद के पास रखेंगे, उसके बदले और कोई मंत्रालय वो एनसीपी को दे सकते। ये एक बड़ा बदलाव आगे देखने को मिलेगा। विजय जी, एक सवाल और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है शरद पवार को लेकर, क्योंकि जैसे ही पार्टी टूटती है हम देखते हैं कि जिन नेताओं को शरद पवार ने इस्टेब्लिश किया वो अजित पवार के साथ आ गए। तो ये तो जग जाहिर है कि किन लोगों ने आगे बढ़ाया, कैसे उनको एक टिकाने में उनका बड़ा योगदान रहा है शरद पवार का। तो क्या एक बार फिर से शरद पवार की तरफ से भी कोई कोशिश हो सकती है क्या, उन्हीं लोगों को साथ लेकर एनसीपी को एक बार फिर से इकट्ठा करने की, क्योंकि अटकलें ये भी लग रही हैं। नहीं नहीं, देखिए, अटकलें लग रही है, अटकलें चल रही है। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे तब से दोनों पार्टियां इकट्ठा आ गए थे। उन्होंने पूना में, पिंपरी चिंचवड़ में, राज्य में और कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक चिन्ह पर चुनाव लड़े थे। उनकी इकट्ठा आने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मगर वो लोकल लेवल पर थी, क्योंकि स्टेट या नेशनल लेवल पर जो उनका मर्जर था उसके लिए शरद पवार जी का जो आइडियोलॉजी का मुद्दा था वो आइडियोलॉजी का मुद्दा आता है। क्योंकि शरद पवार मानते हैं कि बीजेपी के साथ जो पार्टी है उस पार्टी के साथ हम नहीं जा सकते, इसी वजह से पार्टी टूटी ना। इतने सारे लोग जाने के बाद भी शरद पवार अलग रहे, क्योंकि उनके बीजेपी के साथ जाने में उनके आइडियोलॉजी का मुद्दा था। शरद पवार का मुद्दा कब आता है? अब जो मुद्दा है वो 2024 का जो विधानसभा चुनाव था उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो रिश्तों में एक बड़ी बर्फ जमी हुई थी वो पिघलने भी लगी थी, धीरे धीरे ये भी था। और सही है, सही है, रिश्तों में बर्फ पिघलने लगी थी। मगर अब जो है, अब जो मामला है सिर्फ अजीत पवार की पार्टी का मामला है, इमरजेंसी मामला है, क्योंकि उनके जगह उप मुख्यमंत्री के लिए कोई नाम सुझाना, उनके पास कमान सौंपना। और अगले आप जो शरद पवार जी की बात कर रहे वो उसके बाद कुछ हफ्तों बाद वो सामने आएगी, उसकी चर्चा चली रहेगी, दोनों पार्टी के मर्जर का मुद्दा आएगा, वो कैसा रहेगा। क्योंकि देखिए, शरद पवार की पार्टी की आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा प्लीज, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेती हूँ। सूत्रों के हवाले से एनसीपी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शरद अजीत गुट में विलय पर सहमति बनी थी, दोनों पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी। जिला परिषद चुनाव के बाद विलय का ऐलान तय था, 8 फरवरी को विलय का ऐलान होना था। शरद अजीत गुट में विलय पर सहमति बनी थी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। विजय जी, देखिए, जिस पर हम बातचीत कर रहे थे, अभी मैंने विधानसभा चुनाव का जिक्र किया 2024 का, और इसी को लेकर हम बड़ी खबर भी दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि विलय पर भी एक बैठक हुई थी, सहमति बन गई थी। क्योंकि आप पत्रकार हैं सर, आप बेहतर समझते हैं वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को। क्या हुआ था? लग रहा था कि कोई संभावना विलय की बन सकती है कि नहीं बन सकती है, या फिर खबर ही है बस सूत्रों के हवाले से? देखिए, विलय की चर्चा तो पिछले कुछ महीनों से चल रही थी। कुछ बार तारीखों का ऐलान भी उनके कई नेता कर रहे थे कि इस तारीख को विलय होगा, उस तारीख को विलय होगा, मगर आइडियोलॉजी के कारण की वजह से ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। देखिए, ये बात सही है। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले हफ्ते शरद पवार के गुट के कुछ नेताओं की बैठक थी, उस बैठक में भी विलय के बारे में चर्चा हुई थी, मगर जो सारे पार्टी वर्कर्स का उसको समर्थन नहीं था। और पवार जी का मानना था कि पवार जी ने लोकल इलेक्शन में किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए छूट दी थी, मगर जो विलय था, विलय के बारे में शरद पवार आइडियोलॉजी के मुद्दे पर अलग थे। मुझे लगता है अजीत पवार थे तब तक ये मुद्दा था। और ये शरद पवार पार्टी के लोग विलय क्यों चाहते थे कि वो जानते थे कि शरद पवार, क्या उम्र हो गई शरद पवार जी की,
इसके वजह अपना अगला नेता अजीत पवार ही हो सकता है, इसलिए आगे की राजनीति अजीत पवार के नेतृत्व में हम करेंगे, ऐसी उनकी राय थी। मगर आज कल 2 दिन से चित्र ही बदल गया, अजीत पवार ही नहीं रहे हैं। पार्टी चलाने के लिए कोई लीडर चाहता है और अजीत पवार की पार्टी के पास अब कोई लीडर नहीं है। सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन सकती है, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, मगर महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह अजीत पवार आगे ले जा रहे थे उस तरह ले जाने के लिए उनके पास लीडर कौन है, ये सवाल है। इसलिए मर्जर की प्रक्रिया अगले हफ्ते के बाद बहुत जोर से जल्द से गति से बढ़ेगी और उस मर्जर के बाद पार्टी का अगला नेता कौन रहेगा, पवार फैमिली का नेता रहेगा, मगर कौन रहेगा। एक बात सही है कि विलय होने के बाद भी पार्टी का नेता पवार रहेगा, मगर वो पवार कौन रहेगा, सुनेत्रा पवार रहेगी, रोहित पवार रहेंगे, सुप्रिया सुले रहेगी, ये बड़ा सबकी सम्मति के बाद तय होगा। और ये भी तो बात है ना, देखिए अजीत जी, हम जो लगातार माफ कीजिएगा विजय जी, जो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उसमें एवरी कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। एक पहलू ये भी है जो आप बता रहे हैं कि अजीत पवार पर लोगों का भरोसा था, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि शरद पवार का जो एक राजनीतिक कद है उसको भी हम कम नहीं आंक सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो उनके बनाए हुए थे वो एनसीपी टूटने के बाद अजीत पवार के साथ आ जाते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है वो उस लीडर में फिर भी रहता है कि वो एक कर सकते हैं, वो जादूगर हैं राजनीति के, वो फिर भी राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं। तो क्या इस फैक्टर का कोई इम्पैक्ट दिख सकता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि विभाजन जब होता है तो बहुत से लोगों का ये भी कथन होता है कि जो मजबूत है हम उसकी तरफ क्यों ना बढ़ें, और लगातार असली एनसीपी के बारे में शरद पवार कहते ही रहे कि मेरे पास है असली एनसीपी, हमारी है। सोनल जी, एक बात सही है कि एनसीपी और जो दोनों एनसीपी है उनका जो अगला रुख क्या रहेगा उसका निर्णय शरद पवार ही लेंगे, मगर अब नहीं। अब शरद पवार की पार्टी का मामला नहीं, अब चल रहा है अजीत पवार पार्टी जो सरकार में है उसके साथ के जो कुछ होने वाला है, उप मुख्यमंत्री होना और उनके पास कोई मंत्रालय है ना, ये मामला तय सेट होने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद ये विलय की बात चलेगी। विलय के बाद मैं बता रहा था कि नेता कौन रहेगा, नेता पवार की पार्टी से रहेगा। सुनेत्रा पवार क्या राज्य का नेतृत्व कर सकती है, रोहित पवार नेतृत्व कर सकते हैं, सुप्रिया सुले कर सकते हैं। इस पर पार्टी में निर्णय होगा, इससे पहले पवार फैमिली में निर्णय होगा और उसके बाद ये सब आगे जाएगा। मगर ये सारा रुख क्या रहेगा ये शरद पवार ही तय करेंगे, पार्टी की अगली दिशा क्या रहेगी, मगर उसके लिए कुछ हफ्ते रुकना पड़ेगा। अभी इसी वक्त शरद पवार जी का कोई रोल नहीं रहेगा इसमें आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने देखा है अक्सर जो पॉलिटिकल टूट फूट होती है, तो क्या एनसीपी में भी आपको लगता है कि टूट फूट की गुंजाइश रह सकती है, ऐसा कुछ हो सकता अभी है? इसी वक्त उसमें उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि अब जो टूटने की संभावना थे अजीत पवार की पार्टी, मगर वो तो सत्ता में रहने वाले लोग टूट कर कहाँ जाएंगे। कुछ हफ्ते महीने के बाद हो सकता है अजीत पवार की पार्टी के कुछ लीडर है उनका बीजेपी से बहुत अच्छा लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव है। अजीत पवार की पार्टी में रहते हुए भी उनका लगाव बीजेपी से ज्यादा है। वो सोच सकते हैं कि हमारा नेता नहीं रहा तो हम पार्टी में रह के क्या करेंगे, हमारा भविष्य अगर बीजेपी में सुरक्षित है तो बीजेपी में जाएंगे। मुझे लगता है इस कुछ महीने बाद हो सकता है, जल्दी इसमें कुछ मुझे नजर नहीं आता था। ठीक है विजय जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। एक बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ। एनसीपी के नेता एकनाथ का बड़ा बयान, एनसीपी का विलय तय हो चुका है। विलय से पहले अजीत पवार की मौत हो गई, आखिरी दौर में था एनसीपी का विलय। तो अब लगातार जो नेताओं के बयान आ रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ तो चीजें थी जो जुड़ने की संभावना नजर आ रही थी। तो आखिरी दौर में था एनसीपी का विलय, एनसीपी का विलय तय हो चुका है, ये खड़से का कहना है। आपको बड़ी और ये महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं क्योंकि लगातार ये जो राजनीतिक उथल पुथल का माहौल पैदा हुआ है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है और जो एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी हम पहुंचा रहे हैं आप तक। एकनाथ खड़से का बयान आया है, एनसीपी के नेता शरद पवार गुट के हैं। एनसीपी का विलय तय हो चुका था, खड़से का कहना है विलय से पहले अजीत पवार की मौत हो गई। बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है।
मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार गुट का कहना था। दोनों का मिला ऐसा कि घड़ी पे लड़ो। अभी जब एक साथ आना ही है तो घड़ी पे इलेक्शन लड़ो। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है तो सब अजीत दादा पवार का जो घड़ी चिन्ह है उस पर लड़ रहे हैं, और बाकी जो है तुतारी तो बंद हो गई है। ऐसा भी हुआ था, शायद ऐसी चर्चा भी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने के बाद मर्जर की घोषणा हो जाए। मुंबई से मेरे सहयोगी मुरारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, अब लगातार हम देख रहे हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अटकलों का दौर जारी है कि आखिरकार अब अजीत पवार के बाद कौन उनकी राजनीतिक विरासत को संभालेगा। आप चूंकि वहीं गढ़ में मौजूद हैं, आपको क्या लगता है, किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं और क्या रुख नजर आ रहा है वहां के नेताओं कार्यकर्ताओं का? आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा मुरारी खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुरारी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए खुद को। विजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार महाराष्ट्र की जो सियासत है उसको बड़े बेहतर तरीके से हमें समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। विजय जी, कई बार जब पार्टी टूट की कगार पर होती है तो दो ही चीज़ें सामने होती हैं। कई बार पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और कई बार उसका पुनर्जन्म भी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से नया जन्म भी उसे मिलता है। तो आपको क्या लगता है अभी जो नेताओं का कद है, क्योंकि अजीत पवार के बाद कुछ ही नाम हैं जो अभी हम गिनवा पा रहे हैं सीनियर लीडर्स में से, जिनके हाथ में कमान जा सकती है, तो बहुत बड़ा एक ऐसा तो ग्रुप नहीं तैयार हो पाया कि जो बहुत एक शानदार तरीके से आगे बढ़ा पाए। तो इन कुछ नामों के अलावा अगर हम देखें पार्टी के भविष्य के तौर पर, तो आपको क्या लगता है सर? देखिए, पार्टी के भविष्य के तौर पर अब हम सोच सकते हैं तो दो नाम सामने आते हैं। एक सुप्रिया सुले का नाम है और दूसरा रोहित पवार का नाम है। जो रोहित पवार, उनकी एमएलए की जो दूसरी टर्म चल रही, सुप्रिया सुले को तो आप जानते हैं, वो लगातार लोकसभा, शुरू में राज्यसभा और बाद में लोकसभा में काम कर रहे हैं। आज तक उनकी रुचि दिल्ली में रहे, मगर बदलती परिस्थितियों में उनका महाराष्ट्र में आना कितना संभव है ये अभी नहीं, बाद में, क्योंकि ये सारे मामले जो मैं बता रहा हूँ विलय का निर्णय होने के बाद हो सकता है, दोनों पार्टियां इकट्ठा होने के बाद। क्योंकि पार्टी के लिए लीडर चाहिए, वो पवार ही चाहिए, पवार फैमिली से ही चाहिए। वो कौन होगा ये पार्टी तय करेगी, पार्टी के कार्यकर्ता तय करेगी। सुनेत्रा पवार राजनीति में है मगर वो लीडरशिप कर सकते हैं, उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, पार्टी अध्यक्ष हो सकते हैं, मगर महाराष्ट्र का लीडर वो बन सकती है क्या, आज उनके उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। क्योंकि आज तक उनका जो पब्लिक परफॉर्मेंस रहा है वो जो है क्या लीडर जैसा नहीं रहा है, वो नहीं रहे, वो चुन के आए, लोग राज्यसभा में कुछ काम सीखना कर रहे रहा। वो पॉलिटिकल फैमिली से पहले ही आते हैं, मायके से भी और बाद में भी अजीत पवार के साथ भी उन्होंने बहुत सारा राजकारण देखा है, राजनीति देखे, राजनीति सीखी है। मगर जो लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी उनको देखना चाहिए। उसके बारे में अभी कुछ हम अपना जो मत है कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका तमाम एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुरारी लगातार बने हुए हैं। मुरारी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। क्या खबरें हैं वहां पर राजनीतिक गलियारों से, क्योंकि लगातार हम अपडेट्स अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एनसीपी का वारिस कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आप चूंकि वहां मौजूद हैं, तो क्या रिएक्शंस हैं नेताओं के, कार्यकर्ताओं के? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो या कांग्रेस के नेता हो, इन नेताओं की तरफ से ये बयान कहा जा रहा है कि अजीत पवार जो है वो शरद पवार के साथ मर्ज होने वाले थे, उनकी बातें चल रही थी और पार्टी विलय होने वाली थी। लेकिन अगर दूसरे पहलू पे नजर डालें तो जो अजीत पवार की एनसीपी है उसका मिजाज अभी या उसका बयान किसी भी प्रकार से नहीं बदला है। आज जिस तरीके से छगन भुजबल, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात किए हैं, साथ में जो इम्पोर्टेंट पद जो मंत्रालय अजीत पवार के पास था वो एनसीपी के पास चाहते हैं, तो आप समझिए कि अगर ज्ञापन दिया जा रहा है और वो मंत्री पद एनसीपी पार्टी में लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं
अजीत पवार की जो एनसीपी है वो चाहती है कि सुनेत्रा पवार इसका मार्गदर्शन करे, मुख्यमंत्री बने और जिस तरीके से पार्टी चल रही थी उस तरीके से पार्टी चले। लेकिन जिस तरीके से अभी शरद पवार के नेता एकनाथ खड़से का जो बयान था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन नेताओं की बैठक भी हुई थी, मुलाकात भी हुई थी और विलय को लेकर चर्चाएं भी हुई थी, लेकिन इससे पहले अजीत पवार का निधन हो गया। ऐसे में दोनों पार्टियों का मिलना तय माना जा रहा है। सब कुछ मिलाकर इतना है कि इंतजार करना होगा कि एनसीपी, दोनों एनसीपी में से एक एनसीपी रहेगी या फिर जिस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही थी उसी तरीके की राजनीति चलेगी। और एक बड़ी बात, जो वित्त मंत्रालय था वो अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस ने दिया हुआ था, अब वो वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखेंगे, उसके बदले में उन्हें अन्न पुरवठा या और जो विभाग है वो जो है उनको दिया जा सकता है। अब बड़ी बात इसमें है कि कौन जिम्मेदारी संभालेगा, क्या सुनेत्रा पवार इन सब बिल्कुल। मुरारी बने रहिएगा मेरे साथ, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेती हूँ। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में हलचल तेज हो गई है। एनसीपी में नेतृत्व और सीट को लेकर हलचल तेज। सुनेत्रा पवार से मिले प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल। सुनेत्रा को डेप्यूटी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अजीत पवार की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सीएम से मिलेंगे प्रफुल्ल पटेल, बन सकते हैं पार्टी के अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। योगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। मुरारी, अब जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि बड़ा सवाल यही है कि अब पार्टी की कमान कौन संभालेगा। बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन जो एक सटीक मुहर अभी तक लग रही है वो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर लग रही है। बिल्कुल, एक सहानुभूति के तौर पे भी देखा जाए तो जो पार्टी के नेता हैं वो चाहते हैं कि हमारे नेता तो नहीं रहे लेकिन उनके परिवार के साथ हम मिलकर इस पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल जिस तरीके से अजीत पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र की कमान संभाले थे, चाहे वो लोकसभा, विधानसभा या फिर महानगर पालिका चुनाव रहा हो, उसमें एक बड़ी भूमिका थी और बड़ी बात ये थी कि सारे नेता उनको सुनते थे और जानते थे। अब ऐसे में प्रफुल्ल पटेल अगर अध्यक्ष बनते हैं तो क्या जो उनके पार्टी में जो उनके सहयोगी नेता हैं, चाहे हम आरिफ नासिम खान की बात कर लें या फिर कह सकते हैं कि नवाब मलिक की बात कर ले, छगन भुजबल की बात कर ले, अनिल देशमुख की बात कर ले, तो क्या ये जो 4 से 5 जो बड़े नेता थे, जो एनसीपी के बॉडी मेंबर थे, क्या वो एक साथ आकर के प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष बनाते हैं, उनके अध्यक्ष बनाने पर मानते हैं? इस पर भी सहमति बनानी है। लेकिन एक चीज इतना जरूर है कि एनसीपी विलय नहीं होना चाहती, क्योंकि एनसीपी में भी 2-3 टुकड़े में जो नेता हैं वो बटे हुए हैं। जैसे कि नवाब मलिक की बात करें तो नवाब मलिक की एक अलग कैटेगरी एनसीपी में थी, और अगर प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल की एक अलग कैटेगरी थी। तो दो गुटों के बीच में अगर विलय की स्थिति आती है तो कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, कई ऐसे नेता हैं जो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, कई ऐसे नेता हैं कि अन्य पार्टियों के संपर्क में है। तो विलय का जो बात कही जा रही है ये होना कम उम्मीद लग रही है। पार्टी को बचाकर लेकर चलना और सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री बनाना। ठीक है मुरारी हमारे साथ एनसीपी अजीत पवार गुट से अनु पाटिल भी जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनु जी। पार्टी की कमान को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं अनु जी, हम देख रहे हैं कि कौन पार्टी संभालेगा। बड़े दुख की घड़ी है पूरी पार्टी के लिए कि आपका एक जो जिसे कह सकते हैं कि नेतृत्व करने वाला शख्स जो है वो नहीं है, तो ये आप सभी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी भी है। लेकिन इसी बीच राजनीतिक विरासत को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि कौन आखिरकार पार्टी की कमान संभालेगा। जी बिल्कुल, देखिए हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं उनका एक ही कहना है कि सुनेत्रा बहिनी ने ये कमान संभालनी चाहिए, और इसलिए बात करने के लिए सीएम साहब से आज बैठक है और उनसे बातचीत चालू है। लेकिन एक ही है कि हम सब उन्हीं के साथ है, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस्ट महाराष्ट्र का है, और हम चाहते हैं कि एक पार्टी जो हमारी एनसीपी है वो बहुत आज जनहित का
एक गोल लेकर चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आने वाले समय में सब लोग एक साथ मिलकर, चाहे जो भी है, जैसे आपके जो आपके पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि इसमें गुटबाजी है या ऐसा, तो मैं ये करना चाहूंगी इस सारे चीजों को साथ लेकर जो भी निर्णय है हम सारे प्रजा के सामने आने वाले कुछ ही समय में साझा कर ही देंगे। पार्टी को लेकर क्या क्या लगता है, पार्टी के भविष्य को लेकर क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारे जो नेता हैं उनके बैकग्राउंड पर भी सवाल है, उनके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस पर भी सवाल है। तो जब कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर चला जाता है तो चूंकि आप सभी लोग बड़ी मेहनत से काम करेंगे तो बेहतरी की संभावना है, लेकिन इस बीच एक मुश्किल वक्त लगता है कि जो हमारे नेता थे उनके बाद जो नेता हैं उनका कोई राजनीतिक अनुभव के लिहाज से कुछ बहुत ज़्यादा अभी हम नहीं कह सकते हैं कि वक्त रहा है उनका राजनीतिक अनुभव के लिहाज से। जी, ये बात ऐसा है कि सब में एक पोटेंशियल होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उस पोटेंशियल पे आने वाले समय में कितना खरा उतरते हैं, हम अपना 100% किस तरह से दे पाते हैं, ये समय तय करता है। हम किसी को ऐसा ये जज नहीं कर सकते कि इसमें पोटेंशियल है या इसमें नहीं है करके, या फिर नेता वो काबिलियत है या नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई ना कोई जब बंदा उस पोस्ट से चला जाता है तो वो पोस्ट कभी भी खाली नहीं रहती है। वो कोई ना कोई उस जगह पे उसका बोलते ना वो उसको वो वहां पे ताजपोशी होना जरूरी है। तो जो पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ है वो निर्णय लेंगे वो हम सभी को मान्य रहेगा। बस हम थोड़ा समय का इंतजार कर रहे हैं कि में आने वाले समय में जितने भी श्रोताजन जो इस चीज के ऊपर नजर रखे हुए, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि जितने भी जो पार्टी के सपोर्टर है, जो हमारे वोटर है, जो हमारे हित के लिए सोचते हैं, वो आने वाले समय में भी राष्ट्रवादी के साथ एकदम मजबूती से खड़े रहेंगे। जो भी निर्णय होगा, हम ये नहीं चाहते कि कुछ इसमें फूट निर्माण हो या कुछ ऐसा हो। इतना ही मैं कहूंगी। अनु जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि शरद पवार के साथ भी एक विलय की संभावना थी, बहुत बैठकें हुई और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि विलय होना था। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसा है कि इलेक्शन के वक्त ये सिर्फ डिसाइड था वोटिंग के इसमें कि हमारा एक साथ में बैठ के विलीनीकरण का, अभी तक दादा ने ऐसा क्लियर कुछ कहा नहीं था कि विलीनीकरण होना है करके। तो हम वो एक आशा सामने वाले हमको कह रहे हैं, ताई कह रही है, यानी सुप्रिया ताई का भी ऐसा कहना है कि भाई एक ही साथ में दोनों परिवार एक साथ हो जाए। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि ये सब निर्णय अभी एक साथ होना है कि नहीं, वो आखिर में फैमिली भी एक हो सकती है। लेकिन जो भी नेतागण है, जो वरिष्ठ हमारे नेता है, भुजबल साहब है, प्रफुल्ल पटेल है, तटकरे साहब है, अनिल पटेल है, जो जितने भी हमारे वरिष्ठ है, उनका अभी आने वाले इसमें ये क्लियरिफिकेशन होगा कि भाई हमें एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि विलीनीकरण करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाला नेतृत्व कौन करेगा वो एक निर्णय अभी लेना बाकी है। इसके लिए इसमें थोड़ी सी डिले हो रही है। ठीक है, मैं मुरारी का रुख करती हूँ। मुरारी, जिस तरीके से अभी अनु पाटिल जी को भी आपने सुना, सारी संभावनाओं से फिलहाल के लिए वो इनकार कर रही हैं। उनका कहना है कि हम पहले मिलेंगे, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा हम उसके हिसाब से आगे की दिशा तय करेंगे। लेकिन आप चूंकि वहाँ मौजूद हैं, कोई खास अपडेट आपके पास इससे जुड़ी हुई? मुरारी, बिल्कुल, देखिए अटकने भले ही विलय की लगाई जा रही हो, लेकिन अगर पुराने बयानों पे नजर डालें या आजकल के राजनेताओं के बयानों पे नजर डालें तो तुतारी जो शरद पवार की थी उसे नगर निगम चुनाव में बंद करके घड़ियाल के ऊपर चुनाव लड़ना था। मतलब है कि अजीत पवार के साथ वो आना चाहते थे, बात चलती थी। लेकिन आज सुबह से जो हलचलें देखी जा रही है वो हलचलें यही है कि सुनेत्रा पवार से एनसीपी के जो बड़े नेता हैं वो मुलाकात करते हैं और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने की बात और पार्टी संभालने की बात करते हैं। वहीं एनसीपी का शीर्ष नेतृत्व प्रफुल्ल पटेल और जिस तरीके से छगन भुजबल और बड़े नेता जो है वो बीजेपी को पत्र के जरिए, ज्ञापन के जरिए अजीत पवार के पास जो मंत्रालय था वो अपने पास चाहते हैं। अगर एक ही इस तरीके की बातें सामने आ रही है तो साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि विलय को लेकर अभी कोई बातें नहीं है। पार्टी को किस तरीके से बचाया जाए, पार्टी को किस तरीके से खड़ा किया जाए और पार्टी का कमान किसके हाथ में रहेगा। जिस तरीके से मुंबई सहित महाराष्ट्र के राजनीति में
चाहे वो प्रफुल्ल पटेल रहे हो, चाहे छगन भुजबल रहे हो, चाहे अन्य जो नेता रहे हो, एक बड़ी भूमिका अजित पवार के साथ निभाए हैं। तो देखना होगा जो ये 4 से 5 सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, नवाब मलिक, इन लोगों के बीच में किस तरीके की सहमति बनती है, किस तरीके का तालमेल बनता है और किस जगह पर जो कि बैठाया जाता है। अब सबसे बड़ी जवाबदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के हाथ में आती है तो अजित पवार की धर्म पत्नी है सुमित्रा पवार, जिन्हें अब इस पूरे मामले में सामने आना होगा और इन सारी चीजों से जो भी है और रूबरू होना होगा और जो असमंजस चल रही है विलय को लेकर, उससे भी पर्दा उठाना होगा। और जैसे अभी एनसीपी की प्रवक्ता ने कहा कि परिवार एक साथ है, एक परिवार का जब कोई विवाद होता है तो खास करके देखा जाता है कुछ दिन बाद वो परिवार मिल जाता है। तो ऐसे में इतनी बड़ी दुख की घड़ी है और कल जिस तरीके से सुमित्रा पवार और पार्थ पवार के साथ जो है ताई दिल्ली से साथ में आई थी और अब खुद उनके साथ में रहकर सारी चीजें की गई है, तो क्या परिवार का प्रेम बढ़ता है? इस पर ये भी कहना गलत नहीं होगा। क्या पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं? क्या इस पार्टी को चलाने के लिए दोनों परिवार एक होते हैं? ये भी देखना होगा। बहरहाल अभी तक की जो स्थिति हम यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करके अजित पवार एनसीपी कोटे के जो मंत्रालय जो पद थे वो उनके नेताओं को दिया जाए। अब सवाल ये उठेगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा और कार्यभार कौन संभालेगा। जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है इस वक्त मुरारी, और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। अनु पाटिल जी, बहुत से कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो एनसीपी है, अजीत पवार गुट की जो एनसीपी है, उसमें भी अलग अलग सेक्शंस डिवाइड हैं, उसमें भी बहुत से लोगों में आपस में एक, जो कि हर राजनीतिक पार्टी में कहीं ना कहीं रहता है। तो आपको लगता है कि अगर एक को जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर दूसरे नेता जो हैं वो उससे उनमें खलबली मच सकती है और पार्टी के जो टूट की संभावना कई बार होती है वो भी देखने को मिल सकती है। अनु जी। नहीं है ना हम करने की, अगर इधर देखो ना। जी ठीक, जी 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 बिल्कुल। आपने कहा कि जैसे कुछ समय में जैसे ये तो क्लियर हो ही जाएगा कि देखिए अनबन तो सभी पार्टी में होती है, कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या कोई अन्य पार्टी हो, तो अनबन रहती है। लेकिन हमारा तो एक ही रहेगा कि कुछ दिनों में जैसे जो भी नेतृत्व हमारा जो तय होगा उसका साथ ही में हमको देना अनिवार्य रहेगा। उसमें कोई हमारा कोई ये नहीं रहेगा, क्योंकि नेतृत्व और एक पार्टी का डिसीजन है उसको मानना हमारा का फर्ज होता है। चाहे मैं तो हमेशा एक ही बात मेरा ये रहेगा, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत एक ही मत रहेगा कि पार्टी फर्स्ट, मतलब नेशन फर्स्ट एंड द पार्टी फर्स्ट, के पार्टी के जितने भी वरिष्ठ है वो डिसीजन लेंगे वो हम लोगों को मान्य रहेगा। तो हम कुछ ही समय में ये क्लियर हो ही जाएगा और हम 101% इसके लिए सहमत है कि सुमित्रा वाहिनी को ही दादा के बाद में उत्तराधिकारी बनना चाहिए और वो सीएम साहब से ऑलरेडी उस बारे में चर्चा हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुरारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत